जब धरती कांपने लगी, जब आकाश ने सन्नाटा ओढ़ लिया, फिर जब एक योद्धा की आंखों में बदले की अग्नि जल उठे, तब समझ लीजिए इतिहास बदलने वाला है। हर्षवर्धन एक सुपर योद्धा के 7वें अध्याय में 90 घातक वारों की अग्नि में तपकर अब एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। दर्द उसे तोड़ नहीं पाया, संघर्ष उसे झुका नहीं पाया, बल्कि हर घाव ने उसके भीतर छुपे महायोद्धा को जगा दिया। सद्गुरु की कठोर परीक्षा अपने चरम सीमा पर थी। हर सांस में ज्वाला धधक रही थी और हर कदम पर तूफान था। हर नजर में युद्ध का संकल्प था। क्या हर्षवर्धन अब अपनी सीमाओं को पार कर चुका है? क्या यह वही क्षण है जब एक साधारण युवक इतिहास का सबसे भयानक योद्धा बनने जा रहा है? यह केवल एक कहानी नहीं, यह साहस का विस्फोट है, यह आत्मबल का उदय है, यह उस शक्ति की गाथा है जो पीड़ा की भट्टी में तपकर जन्म लेती है। यदि आप वीरता, रोमांच और प्रेरणा से भरी कहानियों के प्रेमी हैं, तो यह अध्याय आपके हृदय की धड़कनें तेज कर देगा, क्योंकि आज जाग चुका है असली योद्धा। कामधेनु भले ही हर्षवर्धन की खुल के तारीफ ना कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने मन ही मन तारीफ करते हुए अपने आप से कहा, तुम वाकई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो हर्षवर्धन। आज की ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने सोचा था तुम सिर्फ 80 हमलों को ही सहन कर पाओगे, लेकिन तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर अपने बदन पर 90 हमलों को सहन कर लिया। पृथ्वी पर अधमरी हालत में पड़े हर्षवर्धन को देखते हुए कामधेनु ने उससे आगे कहा, तुम्हारा आज का प्रदर्शन पिछले कई दिनों के प्रदर्शन से बेहतर था। अपने सद्गुरु कामधेनु के मुंह से इतना सुनने के बाद एक गहरी सांस ली और पृथ्वी पर जा गिरा। कुछ देर बाद उसके बदन में अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत आई तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने अपने ट्रेनिंग वाले कपड़े उतारकर पास की चट्टान पर रख दिए और दोबारा उन्हीं कपड़ों को पहनने लगा जिन कपड़ों को महल से पहन कर आया था। कपड़े पहनते टाइम जब जब उसके कपड़े मार वाली जगह को छूते, उसके मुंह से दर्द से कराहने की आवाज निकलती और वह तड़प उठता। इधर कामधेनु अपने आप को काले रंग की रोशनी में गायब करते हुए हर्षवर्धन की रिंग के अंदर चले गए। जाने से पहले कामधेनु ने हर्षवर्धन से एक बात कही, ट्रेनिंग के दौरान जो कि वह कई बार कह चुका था, अब जल्दी मौर्य महल जाओ और अपने आप को सोमरस धारा में डूबो दो, ताकि तुम्हारे बदन पर लगे हुए सारे घाव भर जाएं और तुम फिर से साधारण नजर आने लगो। अपने सद्गुरु कामधेनु की बात पर हर्षवर्धन ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और कपड़े पहनने के बाद उस पहाड़ी वाले जंगल के रास्ते से होते हुए मौर्य महल की तरफ निकल गया। मौर्य महल पहुंचते ही वह सीधे अपने कमरे में गया। अपने कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपने सारे कपड़े उतारे और सीधे सोमरस धारा वाले पानी में नहाने चला गया और अब वह सोमरस धारा का आनंद लेने लगा। उस टब में नहाने से उसके बदन पर लगे घाव ठीक हो रहे थे। कुछ देर के बाद अपने बदन को पूरी तरह से पानी के टब में छोड़ दिया। इस दर्दनाक ट्रेनिंग के दौरान पीड़ा को सहने के बाद हर्षवर्धन अपने दिमाग और बदन से पूरी तरह से थक चुका था। इस थकावट की वजह से कुछ देर बाद टब में ही नींद आ गई। जब हर्षवर्धन गहरी नींद में सो रहा था, तब सोमरस धारा अपना असर दिखा रही थी। वह हर्षवर्धन की सभी मांसपेशियों को मजबूती दे रही थी। उस कठिन और दर्दनाक ट्रेनिंग के दौरान कमजोर हो गई थी। जब हर्षवर्धन की नींद खुली तो उसके कमरे में सूरज की किरणें दस्तक दे रही थी और अब वह तेज किरणें हर्षवर्धन के कमरे की खिड़की से होते हुए उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे ही हर्षवर्धन ने अपनी आंखें खोलने के बाद सोमरस धारा से भरे टब से उठने की कोशिश की, उसके बदन की मांसपेशियां कड़कडाने लगी, जिसे महसूस करते हुए अपने आप से कहा, बस इस पल के लिए तो मैं ट्रेनिंग के टाइम मेहनत करता हूँ ताकि मेरे बदन में और ज्यादा ताकत भर जाए। इतना कहते हुए जैसे ही हर्षवर्धन उस सोमरस धारा के भरे हुए टब से बाहर निकाल तो उसने देखा टब में सोमरस धारा वाले लाल रंग के पानी ने अपना कलर बदल दिया। अब उसमें लाल रंग के पानी की जगह पूरी तरह से साफ पानी दिखाई दे रहा था।
उस पानी को देखकर हर्षवर्धन ने खुद से कहा, मुझे सोमरस धारा का और इंतजाम करने के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। यह सोचते हुए हर्षवर्धन कुछ ही देर में आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस हो रही थी। हर्षवर्धन ने अपने आप को आईने में देखकर खुश होते हुए खुद से कहा, अब मैं आखिरकार शक्ति के 6वें सितारे पर हूँ, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। 15 दोनों शक्ति का 5वां सितारा और फिर अगले 2 महीने में शक्ति के 6वें सितारे को पाना पहले वाले हर्षवर्धन को पाना नामुमकिन था। जिस तरह से हर्षवर्धन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगले साल तक उसके लिए अपनी शक्ति को 8वें सितारे तक ले जाना कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। लेकिन इस बात में भी कोई दोहराए नहीं थी कि हर्षवर्धन के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह सब कुछ सोमरस धारा की बदौलत ही था, क्योंकि हर्षवर्धन इन दिनों जिस तरह की कठिन ट्रेनिंगों से होकर गुजर रहा था, बिना सोमरस धारा के यह सब सह पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और शायद बिना सोमरस धारा के तो ऐसी ट्रेनिंग करते हुए 7वें सितारे तक पहुंचने से पहले ही मर सकता था। हर्षवर्धन ने अपने आप को आईने में देखते हुए कहा, अगर मुझे अपनी शक्तियों के सितारों को आगे बढ़ाना है तो मेरे लिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है फिर से सोमरस धारा के लिए जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना। अपने आप से बातें करते हुए हर्षवर्धन अपने बेड पर आकर बैठ गया और अपने पास रखे हुए पैसों को जोड़ते हुए अपने आप से कहने लगा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मैं सोमरस धारा के लिए जरूरी सामान खरीद सकूं। मुझे अपनी इस हालात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था पैसों की कभी मुझे इतनी ज्यादा जरूरत भी पड़ेगी। इस बार हर्षवर्धन ने बंद रिंग में कामधेनु से पूछा, गुरुदेव मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार हम सोमरस धारा बनाने के लिए पिछली बार वाली जड़ी बूटियों में से कुछ जड़ी बूटियों को कम कर सकते हैं। इस बात को ना करते हुए कामधेनु ने कहा, बेशक तुम चाहो तो आधे से कम जड़ी बूटियां लेकर आओ, लेकिन एक बात याद रख लेना, जिस तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी रही तुम्हारी मर्जी। दरअसल हर्षवर्धन कामधेनु के साथ नाटक कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक रास्ता तो था, लेकिन वह सीधे तौर पर उसके बारे में अपने सद्गुरु से बात करना नहीं चाहता था। हालांकि इस बारे में वह पहले ही थोड़ी सी जानकारी बातों में दे चुका था। इस बार मौका पाते ही हर्षवर्धन सीधे अपनी बात पर आ गया और कहने लगा, सद्गुरु क्या आपको याद है कुछ टाइम पहले हम दोनों नीरा और श्याम के मुकाबले की प्रैक्टिस देख रहे थे, तब मैंने आपको बताया था सोमरस धारा के लिए पैसों के इंतजाम के बारे में मैंने कुछ सोचा है। हर्षवर्धन की इस बात पर पलक झपकते ही कामधेनु रिंग के अंदर से बाहर आ गया और उसके सामने आकर कहने लगा, हाँ मुझे सब कुछ याद है, मैं यही तो जानना चाह रहा था आखिरकार तुम्हारे इस खुरापाती दिमाग में चल क्या रहा है। तब हर्षवर्धन ने कामधेनु से कहा, ठीक है सद्गुरु मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पहले आप मुझे यह बताइए, क्या आपके अलावा इस सोमरस धारा को कोई और भी बन सकता है। हर्षवर्धन की इस बात पर कामधेनु ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे यह कैसी बात कर रहे हो तुम हर्षवर्धन, तारकश पर कई तरह की जड़ी बूटियां हैं और उनको सही मात्रा में मिलने से ही कोई इस तरह की सोमरस धारा बना सकता है। अगर यह मात्रा कम या ज्यादा हो जाए, न जाने क्या से क्या बन सकता है। उसका तुम्हारे बदन पर कोई जोखिम भरा असर हो सकता है, जो तुम्हें शायद अभी नहीं लेकिन बाद में पता चलेगा। कामधेनु इन बातों के बारे में बात ही रहा था, लेकिन हर्षवर्धन ने उन्हें बीच में ही ठोकते हुए कहा, सद्गुरु मुझे यह पता है जड़ी बूटियों को गलत तरीके से मिलने से नुकसान हो सकता है, बस मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपके अलावा भी कोई है जो इस सोमरस धारा को बना सकता है। इस बार कामधेनु ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ कोई हो भी सकता है। कामधेनु के इतना कहते ही
हर्षवर्धन सोच में पड़ गया। अगले पल ही कामधेनु ने आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पूरे मगध साम्राज्य में मेरे अलावा कोई और भी होगा जो इतनी बढ़िया सोमरस धारा बना सके। इस बात को कहते टाइम कामधेनु की आंखों में गर्व झलक रहा था। कामधेनु की बात सुनकर हर्षवर्धन ने खुश होते हुए कहा, सद्गुरु आप तो कमाल हो, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वह यह है, हम इस सोमरस धारा की नीलामी करवाएंगे। जब इसकी ऊंचे दामों पर बोली लगेगी तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। हम उन पैसों से अच्छी तादाद में जड़ी बूटियां खरीदेंगे और अपने लिए हम और सोमरस धारा बनाएंगे। हर्षवर्धन की इस बात से कामधेनु के चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इस तरह की चीजों को बनाने वाला कभी अपनी तैयार की गई किसी चीज को बेचना सही नहीं समझता। कामधेनु ने हर्षवर्धन से सपाट लहजे में कहा, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो देख लो, बाकी रही तुम्हारी मर्जी। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में। जब हर्षवर्धन ने जान लिया इस सोमरस धारा की नीलामी से कामधेनु को कोई परेशानी नहीं है, तो वह बहुत खुश हुआ। अब उसके पास जितने पैसे बाकी थे उससे उसने कुछ जड़ी बूटियों को खरीदने के बारे में सोचा। कुछ ही देर में हर्षवर्धन मार्केट में जाकर पंसारी की दुकान से बहुत ही जल्दी वह जड़ी बूटियां खरीद कर ले आया, जिससे कामधेनु ने फिर से सोमरस धारा बना ली। लेकिन सस्ती जड़ी बूटियों से इस बार कामधेनु ने जिस सोमरस धारा को बनाया था उसका कलर पहले वाले लाल रंग के मुकाबले बहुत बेकार सा नजर आ रहा था। इस सोमरस धारा को एक छोटी सी सीसी में सुरक्षित रखने के बाद आखिरकार हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेते हुए कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ टाइम के बाद हर्षवर्धन ने अपनी आंखें खोली और अपने पास सुरक्षित रखी हुई उस सीसी को लेकर मगध साम्राज्य की सबसे बड़ी नीलामी वाली जगह पर जाने के लिए निकल गया। राजा का दरबार यह सबसे बड़ा नीलामी घर था, जिसे पाटलिपुत्र साम्राज्य के सबसे रईस खानदानों में से एक दरबार परिवार संभालता था। दरबार परिवार पाटलिपुत्र साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवार में से एक था। इस परिवार के सभी से रिश्ते बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों का यह भी मानना था उनका पाटलिपुत्र साम्राज्य में एक अलग ही दबदबा था। पाटलिपुत्र साम्राज्य में जिस तरह से मान परिवार का दबदबा था, ठीक उसी तरह से दरबार परिवार का भी दबदबा था। उनके दबदबे का असर नीलामी के टाइम देखने को भी मिलता था। चाहे कितना भी बड़ा फायदा हो या कितना बड़ा भी नुकसान, कोई भी दरबार परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इधर दूसरी तरफ हर्षवर्धन नीलामी घर के सामने आकर खड़ा हो गया था। अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया। वह पास वाली गली से अंदर गया। वहां से अपने मुंह पर एक नीले रंग का नकाब डालकर निकला। इस नकाब के साथ साथ हर्षवर्धन ने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया। उसने सिर से पैर तक नीले रंग के कपड़े पहन लिए थे, जिससे पहले से वह थोड़ा तगड़ा भी नजर आ रहा था। उसे अब इस हुलिये में कोई भी पहचान नहीं सकता था। अब हर्षवर्धन ने एक राहत की सांस ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अपना हुलिया बदलने के बाद हर्षवर्धन बेपरवाह हो गया था, बल्कि इस बात को वह बहुत अच्छे से जानता था। जब लोगों को इस सोमरस धारा के बारे में पता चलेगा तो इस बात को बहुत ही होशियारी से संभालना होगा, क्योंकि शायद वह इस बात को समझ चुका था। जब इस सोमरस धारा के बारे में शहर के दलों को पता चलेगा तो हर कोई इसे पाने की ख्वाहिश रखेगा। हर कोई चाहेगा सोमरस धारा की मदद से उनका दल और भी शक्तिशाली हो जाए। सोमरस धारा की चाह में कोई ना कोई उस तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए हर्षवर्धन ने अपना हुलिया बदलने का यह रास्ता चुना था। एक बार फिर से नीलामी घर के सामने खड़े होने के बाद हर्षवर्धन ने पूरे विश्वास के साथ उस नीलामी घर में कदम रखा। हालांकि उस नीलामी घर के बाहर बहुत सारे सिपाही खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन किसी भी सिपाही ने हर्षवर्धन का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। नीलामी घर में जाने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नजरों को इधर-उधर दौड़ना चालू कर दिया। तभी उसकी नजर एक कमरे पर गई। उसे कमरे पर लिखा हुआ था,
रिस्पेक्शन रूम, यह वही कमरा था जिसको हर्षवर्धन को तलाश थी। जैसे ही हर्षवर्धन उस कमरे के अंदर गया तो उसने देखा पूरा का पूरा कमरा खाली था। तभी उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के आदमी पर गई, जिसे देखकर हर्षवर्धन ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हर्षवर्धन की जैसी ही आवाज उस आदमी के कानों में पड़ी, वह अपनी कुर्सी पर से उठकर हर्षवर्धन के पास आया। हर्षवर्धन का पहनावा देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अगले ही पल हर्षवर्धन से पूछा, क्या यहाँ पर आप किसी वस्तु की जांच के लिए आए हैं? हर्षवर्धन ने भारी भरकम आवाज में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। दरअसल यह भरी आवाज हर्षवर्धन की नहीं, बल्कि बंद उसकी रिंग में कामधेनु की थी। उसके बाद हर्षवर्धन कमरे के अंदर चला आया। उसने उस आदमी के सामने सोमरस धारा की शीशी को निकालकर टेबल पर रख दिया। उस आदमी ने अपने दोनों हाथों में सोमरस धारा की शीशी को उठाया और उसे बड़े ध्यान से देखते हुए अपनी नाक से सुंघने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और हर्षवर्धन को इज्जत देते हुए पूछा, क्या यह आपने बनाया है? उसके सवाल पर कामधेनु की आवाज आई, हाँ इसे मैंने तैयार किया है। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ यह क्या वस्तु है और इसके क्या फायदे हैं? उसके सवाल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कामधेनु की आवाज आई, सोमरस धारा। आप इस सोमरस धारा कह सकते हैं। यह लोगों की शक्तियों को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन यह सिर्फ एकलव्य रैंक को हासिल करने तक ही काम आएगा। इतना जाने के बाद उस आदमी ने हैरानी के साथ कहा, तो क्या यह सच में यह एकलव्य रैंक हासिल करने में मदद करता है? आपको इस पर विश्वास है? उस आदमी ने यह बात इसलिए दोहराई क्योंकि तारकश में हर कोई एक बात जानता था, और वह बात यह थी, एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अगर किसी दवा का इस्तेमाल किया जाए तो रैंक पर पहुंचने से पहले आपकी जान भी जा सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एकलव्य रैंक पर पहुंचने से पहले आपके बदन में ताकत बहुत कम रहती है और हो सकता है दवाई का असर आपके बदन पर इतना ज्यादा हो जाए और आप इसे झेल ना पाओ और आपकी मृत्यु हो जाए। यही बात सोचते हुए वह आदमी हर्षवर्धन को घूर रहा था। वह आदमी इसकी बोली लगवाने के लिए सहमत भी था और नहीं भी। यह देखकर हर्षवर्धन थोड़ा परेशान हो गया। आगे की स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल अधिकाल ज्ञान स्टोरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुनते रहिए हर्षवर्धन एक सुपर योद्धा।